बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हमने जो पेपर हल करना है वो यकीनन आप सब हज़रात के सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हर बार की तरह इस बार भी पेपर में गलतियां मौजूद हैं। न सिर्फ पेपर बनाते वक्त गलतियां की गई हैं, बल्कि जो पेपर से मुताल्लिक़ कीज़ फ़राहम की गई हैं उनमें और ज़्यादा बेड़ा गर्क किया गया है। नतीजतन पूरे मुल्क में वालिदैन और तलबा सरापा एहतजाज हैं। अब देखें, ये हमारे प्रोफेसर साहिबान, बल्कि मैं कहूँ कि नाम निहाद प्रोफेसर साहिबान, जो अपने नाम के साथ बड़े फ़ख्र से PhD डॉक्टर लिखवाते हैं, उनके पास इस कदर टाइम नहीं है, इतना वक्त मुयस्सर नहीं है इनको कि कम अज़ कम एक बार इस पेपर को रिव्यू ही कर लिया करें। मुल्क के अंदर तो बदनज़मी पैदा हुई सो हुई, मुल्क के बाहर भी हमारी बदनामी हो गई। देखें, ये पेपर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट कराया गया, बल्कि बैरून मुमालिक जहाँ जहाँ हमारे तलबा पेपर हल कर रहे थे, खा वो UAE में, सऊदीया में, खा किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क में मौजूद थे, वहाँ के प्रोफेसर साहिबान ने जब इस पेपर को देखा होगा तो सोचिए ज़रा हमारे मुल्क की किस कदर पजीराई हुई होगी, उन्होंने किस कदर तारीफ़ की होगी कि हमारे पास इस कदर काबिल तरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो कि हमारे पेपर सेटर्स हैं, जो कि हमारे ट्रेंड सेटर्स हैं। बहरहाल तकलीफ़ होती है। मैं तो गुजारिश करूँगा अदालत उज़्मा से कि वो आज खुद नोटिस लें कि इस कदर हमारे मुल्क को बदनाम किया गया है। इतने ज़्यादा तलबा के अंदर जो डिप्रेशन की फ़िज़ा कायम की गई है, उसका अज़ाला कौन करेगा? बहरहाल तकलीफ़ है जी। आइए अब हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहली मारूज़ी है, चूज़ द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। उस फ़िक्रे का इंतखाब कीजिए, वो फ़िक्रा मुंतखब कीजिए जो ग्रामर के लिहाज से ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फ़िक्रा ठीक है? हम इस वर्ब वे को देखेंगे। ये वर्ब ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर इंट्रांजिटिव है तो फिर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। अब देखें, दोनों सूरतों में अगर हम उर्दू तर्जमा कर लें, हालांकि ये करना नहीं चाहिए हमें, अगर हम तर्जमा करें तो वे का मतलब होता है वज़न करना या फिर वज़न होना। इस लिहाज से ये जो हमारा बी ऑप्शन है, ये इस मफहूम पर बिल्कुल पूरा उतरता है। ही वेड 2 माउंट्स। माउंट्स का मतलब है यानी 37 kg, यानी 37 किलो, या फिर तकरीबन 1 मन, तकरीबन 1 मन, पूरा नहीं, तकरीबन 1 मन। और इसी माउंट का मतलब टोकरी भी होता है, जो कि इतने वज़न पर मुश्तमिल होती है। अब अगर इस लफ्ज़ को पढ़ें, वेट को, इस पूरे फ़िक्रे के अंदर ये बिल्कुल फिट बैठता है। ही वेड 2 माउंट्स, इसके दोनों मतलब निकल सकते हैं। उसका वज़न तकरीबन 74 किलो है, या फिर उसने 37 kg की 2 टोकरियों का वज़न किया। अब ऊपर वाले फ़िक्रात गलत क्यों हैं? देखिए, फ़िक्रा हाईलाइट कर लेना ये कमाल नहीं है,
कमाल आपका तब है जब आप ये बताएंगे कि बाकी के फिक्रे गलत क्यों हैं। देखिए यहां पे ये जो हमारा ए ऑप्शन है, अगर हम इसको यहां तक लिख देते हैं, ही वेड हिमसेल्फ, तो फिक्रे में कोई गलती नहीं है, यानी उसने अपना वजन किया। और अगर इस फिक्रे में हम इस हिमसेल्फ को उड़ा देते हैं तो फिर ये बी ऑप्शन वाली सूरत हाल आ जाती है। फिक्रा बिल्कुल ठीक है। यहां तीसरे और चौथे फिक्रे के अंदर सी डी ऑप्शन में यहां पे जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं वो गलत है। पहले तो ये गलत है, ही वेड हिमसेल्फ हो और ये वाला पोर्शन ना हो तो फिक्रा ठीक होगा। ही वेड हिमसेल्फ हो, ये वाला पोर्शन ना हो, फिक्रा ये भी ठीक है। या फिर ये है कि आप यहां से ये themselves और itself निकाल दीजिए, तब भी फिक्रा ठीक बन जाता है। तो उम्मीद है ये फिक्रा आपको समझ आया होगा। नीचे वाले फिक्रे की तरफ आ जाइए। We felt as if the ground was dash beneath our feet। सबसे पहली तो यहां पे गलती आप नोट कर लीजिए कि as if जब इस्तेमाल होता है तो ये एक हैपाथेटिकल या फिर आप कहिए इमेजिनेटिव कंडीशन होती है। ये एक इमेजिनरी है, इमेजिनरी कंडीशन है, ये एक हैपाथेटिकल कंडीशन है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये एक गुमान होता है, एक ख्याल होता है। और इसको बनाते वक्त एक तो आपने पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करना होता है और दूसरा इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो भी प्लूरल इस्तेमाल होती है। इसमें सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, आजकल मेजॉरिटी नहीं, मिनॉरिटी जो है वो इस हक में है कि जनाब आप जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो बहरहाल यहां पे सही इसका जो कॉन्टेक्स्ट बनता वो अगर हम वाज की बजाय वर लगा देते तो बेटर था। वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वर। बेशक आपके पास यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन चूंकि ये फिक्रा हैपाथेटिकल कंडीशन को जाहिर कर रहा है तो इस सूरत में आपका जो फेल है, आपका जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो अब आप इस फिक्रे को जरा देखिए। वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वाज या फिर वर स्लीपिंग बीनीथ आवर फीट, यानी जमीन हमारे पांव के नीचे से सिरक रही थी, खिसक रही थी। जैसे हम कहते हैं ना हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही थी। अब ये वाले मीनिंग तो फिट बैठते नहीं हैं। जल रही थी, डूब रही थी, ठीक है ना, या फिर खुद रही थी, खोद रही थी, ये वाले कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग फिट भी नहीं बैठते। उम्मीद है ये फिक्रा भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जुमले की तरफ आ जाइए। A few years ago, it dash that human beings do not belong to this earth। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो ये यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट है ये पैसिव कॉन्टेक्स्ट है और इसके अंदर ये जो लफ्ज आया है यानी अगो, ये पास्ट इंडिकेटर है, ये पास्ट टाइम की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब
जुमला तो हर सूरत पास्ट होना चाहिए। अब हमने देखना है हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या डिमांड करता है। अब चूंकि ये पैसिव है, पैसिव टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, तो इसमें हैड फाउंड और फिर फाउंड को तो आप निकाल ही दीजिए। बाकी रह गए आपके पास वर फाउंड और वाज फाउंड। तो इट की डिमांड है वाज फाउंड, तो लिहाजा वर फाउंड भी यहां पे हम निकाल देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा वाज फाउंड। अ फ्यू इयर्स अगो it was found that human beings do not belong to this earth। चंद साल पहले ये पता चला कि इंसान इस धरती से ताल्लुक नहीं रखते, इंसानों का ताल्लुक इस ज़मीन से, इस धरती से नहीं है। उम्मीद है ये जुमला भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जुमले पे आ जाइए। अ shoal of fish dash killed by the fisherman। अब यहाँ पे killed by the fisherman, ये भी आपको टर्म बता रही है कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो ऑप्शन सी और डी, ठीक है, और इसके साथ साथ ये वाला बी ऑप्शन, ये एक्टिव वॉइस की तरफ इशारा करते हैं। और जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका पैसिव टर्म को शो करता है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन अब क्यों आएगा, सवाल ये है कि क्यों आएगा। ये देखें, हमारे जो कुछ नाउन हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उनमें कुछ तो कॉम्पैक्ट हैं और कुछ जो हैं वो नॉन कॉम्पैक्ट है। जब मैं कहूं कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब क्लियर इन मीनिंग है। जब मैं कहूं नॉन कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब नॉट क्लियर इन मीनिंग है। मिसाल के तौर पे मैं लफ्ज़ ले लेता हूं फैमिली। अब आप सबको पता है कि फैमिली जो है वो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, यानी जो खूनी रिश्तेदार हैं आपके, वो आपकी फैमिली है। उसमें आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, ठीक है, वालिदैन खुद हो जाते हैं, ये आपकी फैमिली हो जाती है। इसको मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर इन मीनिंग है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप देखें तो प्राइड है। अब ये भी एक आपका नाउन है कलेक्टिव जिसको इस्तेमाल किया जाता है। प्राइड से पता नहीं चल रहा कि क्या है जब तक आप इसके साथ लायंस नहीं लिख लेते। प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का जो झुंड होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है वो है शोल। शोल भी आ सकता है और तलबा, अजीज तलबा, इसमें स्कूल भी आ सकता है। अब शोल स्कूल से वाज़े नहीं है। स्कूल से तो बिल्कुल आप घबरा जाएंगे, आप इससे जो है आप स्टडी बिल्डिंग ले लेंगे, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे स्टडी की जाती है। तो अब इनकी वजाहत के लिए आपको लिखना होगा ऑफ फिश, क्योंकि ये वाले जो है ये नॉन कॉम्पैक्ट है, अपने मीनिंग्स को लेकर क्लियर नहीं है। तो ऐसे नाउन्स के साथ हमने इनकी वजाहत के लिए वो लफ्ज़ लिखना होता है जिसके गिरोह को, जिसकी जमात को ये लफ्ज़ रेफ़र करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब चूंकि ये कलेक्टिव है तो कलेक्टिव नाउन होने की बुनियाद पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। अब चूंकि ये पैसिव है तो लिहाजा इसके साथ हमें पैसिव वॉइस की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इसी तरह इसके पास ऑप्शन था, सही ऑप्शन हैज़ बिन। उम्मीद है ये फिक्र आपको समझ आया होगा। आपने जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ जवाब बताते जाएं तो 2 मिनट में भी पेपर हल हो जाएगा, लेकिन विद रीजंस अगर हम इसको समझेंगे तो वो सारी ज़िंदगी हमारे काम आता रहेगा। नेक्स्ट देखें, एट लास्ट द फ्लाई वॉज डैश द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फिल्ड इन इज।
अब देखें, पहली तो बात यह है कि एक लफ्ज़ नहीं है, वर्ड्स है, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखें कहीं पे भी आपको एक वर्ड नज़र नहीं आ रहा। ए है, बी सी डी ऑप्शन में एक वर्ड तो है नहीं, तो हमें लिखना चाहिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, या कम से कम फ्रेज लिख लें। ये तो हमारे पेपर सेटर हैं जी। बहरहाल चूंकि ये फिक्रा जो है पैसिव टर्म को शो कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे हम पैसिव टर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप देखें तो सारे के सारे पैसिव टर्म में हैं। अब मीनिंग को सामने रखेंगे। एट लास्ट द फ्लाई वॉज डैश, बिल आखिर मक्खी वॉज ट्रैप्ड बाय द स्पाइडर, मकड़े की जानिब से जाल में फांसी गई, यानी मकड़े ने मक्खी को बिलाखिर जाल में फांस लिया। अब बाकियों को अगर देखें तो वो मीनिंग के लिहाज से जो है वो बिल्कुल भदे साबित होते हैं। एंटरटेन तो हो नहीं सकता कि मकड़ा जो है वो मक्खी को एंटरटेन करे, उसकी खातिर तवाज़ो करे, इनवाइट भी नहीं कर सकता, और ना ही उसको पकड़े जाने के बाद छोड़ सकता है। उम्मीद है ये जुमला भी आपको समझ आया होगा। हमारे पास नेक्स्ट देखिए जी, ऑप्शन है चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। अब ब्रैकेटेड वर्ड कौन सा है? प्रोविडेंशियली। प्रोविडेंशियली हिज माइंड वॉज नॉट इंजर्ड। आपने अगर सेकेंड ईयर में लुई पास्टर पढ़ा हो तो वहीं से ये जुमला लिया गया है। जब उसको फालिज का झटका लगता है तो उसके बाद उसकी कैफियत, उसकी हालत क्या होती है, वो यहाँ पे बताई गई है। तो बहरहाल जी देखें, प्रोविडेंशियली का मतलब होता है खुशकिस्मती से, लकीली, फॉर्चुनेटली। और दूसरे जो अल्फाज हैं वो आप देखें इसके मीनिंग में फिट नहीं बैठते। स्लोली, आहिस्तगी से, स्टैडीली, बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता, और रियली, हकीकतन, हकीकतन और चीज़ है, और खुशकिस्मती से और चीज़ है। उम्मीद है ये जुमला भी आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास नेक्स्ट जुमला है अ कारपेंटर कार्व्स डैश ऑन कैब डोर्स। कैब बग्गी को भी कहते हैं और गाड़ी को भी कहते हैं, कार वगैरह को। तो एक बढ़ई जो है वो नक्श निगारी करता है। कार्व्स क्या करता है? नक्श निगारी करता है। अब इन सब अल्फाज का मतलब डेकोरेशन से जुड़ा है। अब देखना यह है कि हमें कौन सा लफ्ज चाहिए। कार्व्स करता है जी, कंधा करता है। कंधा करता है यानी करता है तो क्या करता है, यानी अगर ये वर्ब अगर हम इसका सही जायज़ा ले लें तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब आप जहन में रखिए कि ऑब्जेक्ट की जब हम बात करें तो ये या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन प्रोनाउन ही आपके सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो जाहिरी बात है अब हमें देखना है इनमें से कौन सा नाउन है। ये तीनों के तीनों, ठीक है, बी सी डी, जिनका मतलब डेकोरेटेड ही बनता है, ये तीनों के तीनों जनाब ये एडजेक्टिव है। अब हमारे पास ये जो अराबेस्क है ये नाउन है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमें नाउन की ज़रूरत थी, तो हमारा ऑप्शन ए है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। डैश मेथड्स डोंट वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सही लफ्ज़ को आप सही जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करें, उसको मुंतखब करें। देखिए यहाँ पे है मेथड्स, इसका मतलब ना तो इसके साथ दैट आ सकता है ना ही दिस आ सकता है। अब दो चीज़ें रह गई, एक दा और एक दीस। दा हम उस सूरत में लगाएंगे
जब पहले किसी चीज का तज़किरा हो और फिर बाद में दोबारा उसी चीज का तज़किरा हो, यानी ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हो जो चीज, फिर से अगर उसकी वजाहत होगी, फिर से अगर उसकी बात होगी तो फिर हम दा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सेंटेंस है। आइसोलेटेड सेंटेंस में आप दा की बजाय दीज, दोज, दिस, दैट को प्रेफरेंस दिया करें। यहाँ चूंकि मेथड्स है तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन होगा दीज मेथड्स डोंट वर्क, ये तरीक़ाकार नहीं चलते, कारआमद नहीं है, ये काम नहीं करते, ये यहाँ पे नहीं चलते, ये वर्क नहीं करते, यानी मुफीद साबित नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जुमला है, वी जस्ट डैश अ गेम ऑफ टेनिस। सबसे पहले तो आप इस वर्ड जस्ट को देख लीजिए। जस्ट एक ऐसा लफ्ज़ है जो रेफर्स करता है टू समथिंग हैपेंड अ वेरी शॉर्ट टाइम अगो, यानी एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जो थोड़ा ही वक्त पहले जो मामला पेश आया हो, जो काम हुआ हो, थोड़ा ही वक्त पहले। तो अब देखें, जब हम कहते हैं थोड़ा वक्त पहले, तो उसमें आपका पास्ट इंडेफिनेट भी आ जाता है और उसमें आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी इसी जुमरे में आता है। अब हमारे पास देखें ऑप्शन तो दोनों मौजूद हैं। देखिए ज़रा, वी जस्ट, अब यहाँ पे आपके पास हैड भी मौजूद है, अब आपके पास यहाँ पे हैव हैड भी मौजूद है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि क्या हमें यहाँ पे कोई इंडिकेटर दिया गया है। यह सबसे बड़ी गलती की गई है की में, और यकीन मानिए अच्छी अच्छी एकेडमीज के असातिज़ा भी उन्हीं की के ऊपर रिलाई करके बच्चों को मिसगाइड कर बैठे। अब देखें यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंडिकेटर, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगो है, लॉस्ट है, यस्टरडे है, एटसेट्रा, इस तरह का कोई इंडिकेटर जो पास्ट की नुमाइंदगी करे, पास्ट की तरफ इशारा करे, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हम सेकंड फॉर्म लगाएं तो किस बुनियाद पे लगाएं, सवाल ये पैदा होता है। हम ये इसको लगाएं तो क्यों लगाएं? जाहिरी सूरत में हमारे पास जो ठीक ऑप्शन है वो ये है, डी ऑप्शन। हालांकि कीज के अंदर आपको ये बी ऑप्शन नजर आएगा, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि यहां पर पास्ट इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं किया गया। जब भी पास्ट की बात आए अजीज तलबा, ज़हन में रख लीजिए कि आपका पास्ट इंडेफिनेट तो पास्ट है ही, जो कि थोड़ा वक्त पहले पेश आने वाले वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा है। उसके साथ साथ जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी थोड़ा वक्त पहले पेश आने वाले वाक़ये की तरफ इशारा करता है। फ़र्क ये है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको असरात उस वक्त महसूस होते हैं, और पास्ट इंडेफिनेट में आपको असरात नज़र नहीं आते। अब देखें, वी जस्ट अ गेम ऑफ टेनिस, क्या मतलब है? यानी अभी अभी हम खेल के आए हैं। और ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ पे ये वाला जो हैड है इसका मतलब यहाँ पे प्लेड है, यानी हमने अभी अभी टेनिस खेली है, हम अभी अभी टेनिस खेल के फारिग होके आए हैं। उम्मीद है ये जुमला आपको समझ आया होगा। किसी भी सूरत यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल नहीं होता, चूंकि हमारे पास यहाँ पे पास्ट इंडिकेटर नहीं है। अब कीज में आपको यहाँ पे यही वाला ऑप्शन नजर आएगा, बी वाला, हालांकि ये वाला ऑप्शन नहीं बनता। मैंने पहले अर्ज किया कि अच्छी अच्छी एकेडमीज के असातिज़ा भी यहाँ पे भूल गए हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दलाइल के साथ साबित करना पड़ेगा। मैं आपको दलाइल के साथ साबित करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। हमारे पास नेक्स्ट जुमला है, द पेन इज एक्सपेंसिव स्टिल आई डैश इट।
अच्छा जी, आप देखें यहाँ पे भी की के अंदर गलती की तो हमारे कुछ प्रोफेसर साहिबान भी भूल कर उसी की को फॉलो करके हमारे तलबा को गाइड करने लगे। द पेन इज एक्सपेंसिव, पेन महंगा है। स्टिल आई डैश इट। अब गौर करें, ये जो लफ्ज स्टिल है, ये आपको पेचीदगी की तरफ लेके जाने वाला है, क्योंकि स्टिल रेफर्स टू कंटिन्यूटी इन एक्शन, वेदर इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपके उस अमल की तरफ इशारा करता है जो कि इन कंटिन्यूटी है, जिसमें अभी तसलसल है, खत्म नहीं हुआ। वो तसलसल प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। अब हमारे कीज में क्या है? हैव बॉट। यकीन मानिए सरासर गलत है, क्योंकि जब आपने बॉट कर लिया तो उसका तसलसल टूट गया, उसमें कंटिन्यूटी खत्म हो गई। अब अगर यह आपका हैव बॉट अगर ठीक है तो उसी बुनियाद पे फिर आपका ए ऑप्शन बॉट भी ठीक है। इसमें कौन सी गलती है? ये तो दोनों ऑप्शन ठीक है। फिर आप कहेंगे कि जनाब इसमें पास्ट इंडिकेटर नहीं है, इस वजह से हमने हैव बॉट लगाया। तो जनाब आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन कंटिन्यूटी कहाँ है? कंटिन्यूटी तो आपने ख़त्म कर दी है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए मुनासिब नहीं है सिवाय इस बी ऑप्शन के, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर ने अभी आना है और ये इंडिकेशन है कंटिन्यूटी की तरफ। देखिए कितना बड़ा शॉक लगा होगा आपको, लेकिन दलाइल के साथ अगर आप किसी बात पे बात करेंगे तो ऐसे शॉक्स के लिए आप तैयार रहें। उम्मीद है ये जुमला भी आपको समझ आया होगा। अब आप इसमें देखें, ए ऑप्शन बॉट और बी ऑप्शन विल बाई, बिल्कुल यही ऑप्शन विल बाई वाला ठीक है। सी ऑप्शन हैव बॉट, यही ऑप्शन आपके की के मुताबिक ठीक किया गया है, लेकिन बिल्कुल गलत है। डी में देखें बाइड, उसके स्पेलिंग गलत कर दिए गए हैं। उम्मीद है ये जुमला आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जुमले पे आ जाइए। हमारे पास नेक्स्ट जुमला है जी, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस करेक्टली। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें और बड़ा ब्लंडर मारा है जी हमारे प्रोफेसर साहिबान ने। उन्होंने इस डी ऑप्शन को ठीक करार दिया है, जो कि सरासर गलत है। एक बात आप जहन में रखिए अजीज तलबा, कि जब आप पंक्चुएट करेंगे किसी पैराग्राफ को, किसी लाइन को, किसी एक जुमले को, तो आपको हरगिज इजाजत नहीं है कि आप किसी नए लफ्ज को उसमें शामिल करें। आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जो अलामतें होती हैं, उन्हीं के इस्तेमाल से आपने उसकी इस्लाह करनी होती है। आप कोई लफ्ज नहीं लिख सकते। अगर आप इसको जरा गौर से पढ़ लें, माई फादर इज चेयरमैन। अब आप देखें यहां पे भी ब्लंडर लग चुका है। यहां पे अगर वो द चेयरमैन लिख देता तो इसकी बात ही और होती। माई फादर इज द चेयरमैन। बहरहाल कोई नहीं। माई फादर इज चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन इंटरनल रिलेशंस, ही आल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमिटी। अब आप इस जुमले को जरा देखिए। इस जुमले में आपको कहीं पे यहां बट नजर आ रहा है? नहीं है। आपने यहां पे क्यों लगाया? जब नहीं था तो क्यों लगाया? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आप बाकी फिक्रों की तरफ आ जाइए। यहां पर देखें, जो पहला ऑप्शन है जो कि बिल्कुल ठीक है, माई फादर इज चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन इंटरनल रिलेशंस। अंदरूनी जो भी मामलात हैं उस पर जो कमेटी बनी हुई है, उसके मेरे वालिद साहब चेयरमैन हैं, उसके नाजिम हैं। फिक्रा ख़त्म किया, यहाँ पे नया फिक्रा स्टार्ट किया, तो यहाँ पे पहला जो उसका लेटर है उसको कैपिटलाइज किया गया। ही आल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमेटी। वो नज़्म व ज़ब्त की कमेटी को भी जो है वो लीड करते हैं, उसके भी सरबराह है।
अब ये फिक्रा बिल्कुल ठीक है जनाब, ए वाला। अब बी और सी क्यों गलत है? देखें बी के अंदर यहां अगर आप गौर करें रिलेशंस के बाद यहां पे हैफन का इस्तेमाल किया गया है, वो गलत है। यहां पर उन्होंने कोलन का इस्तेमाल कर लिया जो कि वजाहत के लिए होता है, ये भी गलत है। तो उम्मीद है ये जुमला भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जुमले की तरफ आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा फिक्रा है जो कि ठीक है? पहला ऑप्शन देखिए, आई वॉन्ट टू लिव नियर माई पेरेंट्स लिव। दूसरा देखिए, आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई पेरेंट्स लिव। अब ये जो दूसरा जुमला है ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है आई वॉन्ट टू लिव विद माई पेरेंट्स। आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई पेरेंट्स लिव, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां पे मेरे वालिदैन रहते हैं। यानी आई वॉन्ट टू लिव विद माई पेरेंट्स। ऊपर वाला फिक्रा अगर देखें तो उसमें शिकम मौजूद है, गलती है। आई वॉन्ट टू लिव नियर माई पेरेंट्स लिव, क्या मतलब उसकी पड़ोसगी में, उसकी हमसायगी में आप रहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वॉन्ट टू लिव नियर। नियर आपको यहां पे वो जगह हाईलाइट करनी होगी, उस जगह की निशानदेही, बिल्डिंग की, हाउस की निशानदेही करके लिखेंगे तब तो ठीक हो सकता है। आई वॉन्ट टू लिव नियर द हाउस माई पेरेंट्स लिव, फिर तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज गलत है। और यहां पे आप देखें वेयर के बाद इन्होंने यहां पे कॉमा लगा दिया है, यहां पे वेयर के बाद इन्होंने कोलन लगा दिया है जो कि वजाहत के लिए लिखा जाता है, बिल्कुल सरासर गलत है। जब आप कॉमा लगा रहे हैं तो फिर आपको कोलन लगा रहे हैं तो वेयर की जरूरत नहीं होती है। और जब आपने वेयर लिख दिया है तो फिर आप कॉमा नहीं लिखते। आप यकीनन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल से वाकिफ होंगे, ठीक है ना? तो जब आप एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कामास को उड़ाते हैं, चाहे वो वेयर हो, चाहे वो व्हेन हो, कुछ भी हो, तो उसके आगे कभी कामा नहीं लिखा जाता। उम्मीद है ये भी जुमला आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए जरा, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वो फिक्रा चुनिए जो ग्रामर के लिहाज से ठीक है। ओह, उम्मीद है कि आपको ये सिचुएशन समझ आएगी। ये तो हम पहले भी हल कर आए हैं, ये दोनों जुमले हो चुके हैं, पता नहीं ये कैसे हो गया। चलें, मैं माजरत खा हूँ जी। तरतीब ठीक है हमारी, 87, 88, 89 तरतीब भी ठीक है। बार कुछ गलत हुआ होगा, ये पेपर से ही मैंने लिया है। ये आप यहाँ पे आप ये साइन देख सकते हैं, ये सिग्नेचर है। ये पूरा का पूरा पेपर मैंने उठा के यहाँ पे उससे जो है ना ये स्लाइड्स बना ली है। मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई इजाफा नहीं किया है। अब आप ये एक तवील जुमला कह लीजिए, जुमला तो ना कहें, एक छोटा सा पैराग्राफ कह लें, उसको पढ़ने के बाद आपने जवाब देना है। मैं पढ़ देता हूँ। राइट आफ्टर द सिविल वॉर, खाना जंगी के ठीक बाद, मैनी डिस्ट्रॉट सोल्जर्स, बहुत सारे परेशान जो सिपाही थे, फौजी थे, मेड देयर वे वेस्ट टू फाइंड फेम एंड फॉर्चून, उन्होंने राह ली मगरिब की तरफ, यानी मगरिब चले गए, मगरिबी मालिक में चले गए शोहरत पाने के लिए, किस्मत अच्छी करने के लिए। सम कुड नॉट गो होम बिकॉज देयर वर नो होम्स टू गो टू, कुछ घर नहीं जा सके क्योंकि घर थे ही नहीं जहां वो जाते। द वॉर हैड डेवस्टेटेड देम, जंग ने उन्हें तबाह कर दिया था। वन यंग मैन, एक नौजवान, विल गुडलैड, जिसका नाम था विल गुडलैड, ये नाम है विल गुडलैड, एक नौजवान विल गुडलैड नामी नौजवान, मेड हिज फॉर्चून इन द हिल्स ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो एक इलाका है, ठीक है, दरिया कोलोराडो आपने सुना होगा, उसकी पहाड़ियों में उसने किस्मत आजमाई की। ही फाउंड गोल्ड इन अ लिटिल रिवर, उसने एक छोटे से दरिया में सोने को पाया, वहां तलाश किया। नियर ग्रैंड जंक्शन, बहुत बड़े जंक्शन, बहुत बड़े मिलाप के साथ। जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहां पे दो
जो है ना ख़ास तौर पे रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह जहाँ पे दो रेलें जो है आके इकट्ठे मिलती हैं, यानी एक जगह पे आके वो स्टे करती हैं, खड़ी होती हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो ग्रेट जंक्शन के करीब ही उसने एक छोटे से दरिया में जो है सोना पाया। हिज फॉर्चून वाज शॉर्ट लिव, उसकी किस्मत देर पा नहीं थी, थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए उसको बख्त लगा था। हाउएवर ताहम इन 1875 1875 में ही डिक्लेयर्ड बैंक्रप्टेसी, उसने दिवालिया होने का ऐलान किया, यानी वो दिवालिया हो गया, पैसा नहीं रहा उसके पास। एंड रिटर्न टू द लैंड ऑफ हिज बर्थ, और अपनी जाए पैदाइश की तरफ लौट गया। द पीडमेंट ऑफ साउथ कैरोलिना, और ये जगह कौन सी थी? साउथ कैरोलिना की जगह पीडमेंट थी। फॉर विच साइड डिड विल फाइट ड्यूरिंग द वॉर, अब ये विल से मुराद वही लड़का है, विल गुड लैड, यानी कौन से जो है ना तरफ से विल लड़ेगा दौरान जंग। यकीनन अपनी जो उसकी जाए पैदाइश है उसी से ही लड़ेगा, और वो क्या है? साउथ कैरोलिना, यानी साउथ की तरफ से लड़ेगा। उम्मीद है ये जुमला भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यकीनन ये हमारी लास्ट स्लाइड है। डैश so many people been out of work as today, which part is the most appropriate to be filled in the blank, खाली जगह में कौन सा वो मुनासिब जो हिस्सा है वो फिल किया जा सकता है, वहाँ पे रखा जा सकता है, इनमें से कौन सा है? एक बात आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये जो so many people है, so many people, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो बिन है यहाँ पे ये आपका मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो ज़ाहिरी तौर पर आपको इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब भी आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो आप इनमें देखिए कहाँ कहाँ पे जो है ना हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। मोर देन एवर बिफोर, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको काट दीजिए। इन द पास्ट देयर नेवर हैव, इसमें है, इसको बरकरार रखिए। फॉर्मली देयर नेवर वर, इसमें भी मौजूद है, इसको भी बरकरार रखिए। नेवर बिफोर हैव, इसमें भी है, इसको भी बरकरार रखिए। अब आप देखिए कि इसके साथ क्या क्या करना है। देखिए बिन एक ऐसी वर्ब है कि जिसके साथ हमने हैज़, हैव, हैड में से कोई एक लगाना होता है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो डी है ये तो वर्ब है, इसको काट दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन रह गए हैं, बी और सी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि नेवर, नेवर आपका जो कि नेगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो हैव जो है ये बाद में है और नेवर पहले है, तो ये ऑप्शन भी आपका ख़त्म हो गया। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा रह गया है? नेवर बिफोर हैव, नेवर बिफोर हैव, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। अब ये क्यों ठीक है, सवाल ये है, अब इसको ज़रा समझ लीजिए। मैंने बताया कि ये जो नेवर है ये आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। अगर आप इस एडवर्ब को, चाहे वो निगेशन हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है ना, जो भी हो माजरत खाऊं जो भी हो, अगर वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो आप उस सब्जेक्ट से पहले फिर हेल्पिंग वर्ब ले आया करें, फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखा करें। सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, उससे पहले आप जो है ना एडवर्ब लिखेंगे, ठीक है, चाहे वो निगेशन को शो करे या पॉजिटिविटी को शो करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रूल को हम कहते हैं इन्वर्जन टेक्निक, इन्वर्जन टेक्निक, यानी यहां पे इन्वर्स होता है,
एक किस्म का आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब आप इसको ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है सो मैनी पीपल। अब चूंकि इसमें नेवर मौजूद है, ठीक है, बिफोर उससे उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अब आप इसके बाद जो यहाँ पे इस्तेमाल होना था हैव, वही हैव आपने उठा के इससे पहले यहाँ लिख दिया है। उम्मीद है ये जुमला आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जुमले की तरफ बढ़िए। स्पॉट द एरर आउट ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड्स। ब्रैकेट पे जो अल्फाज दिए गए हैं वहाँ पे आप गलती को ज़रा तलाश कीजिए। देखिए, वी ट्राई टू स्पीक विद वन अनदर बट कन्वे नथिंग। पहली बात तो ये है कि इसमें दो गलतियां हैं, एक गलती नहीं है। एक गलती तो ये है कि इसमें यहाँ विद नहीं आना चाहिए, टू आना चाहिए। स्पीक टू होता है, स्पीक टू समबडी होता है। और दूसरी बात, वन अनदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात हमेशा दो के दरमियान होती है। कभी भी दो बोल रहे हो और तीसरा बीच में नहीं बोल सकता। वो बोलेगा तो बदनज़मी होगी, उसको हम गुफ्तगू का नाम ही नहीं दे सकते। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे विद को रिप्लेस करें या वन अनदर की जगह हम इसको रिप्लेस करके ईच अदर ले आए। हम क्या करें? यकीनन रूल यही कहता है कि पहली गलती जब आपने डिटेक्ट कर ली है तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस पहली गलती की बुनियाद पर ही आप इस्लाह करें। तो लिहाजा हमारे पास ये जो विद है, इसी को ही हम गलत मान के चलेंगे और हम कहेंगे हमारा ए ऑप्शन ठीक है। चूंकि यहाँ पे विद नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे टू आना चाहिए था। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट की तरफ आ जाइए। इन विंटर द डेज एंड नाइट्स इज कोल्ड। देखें, यहाँ पे डेज हैं और फिर नाइट्स हैं। दिन और रातें ठंडी हैं या फिर ठंडी है? यकीनन ठंडी हैं। ये तो ग्रामेटिकली यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये गलत है। इसको क्या होना चाहिए था? इसको होना चाहिए था आर कोल्ड। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे कौन सा पार्ट गलत है? ये डी वाला पार्ट गलत है। ठीक है ना जी? तो इसको क्या होना चाहिए था? आर कोल्ड। अजीज तलबा, उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। एक बार इसको फिर से ज़रा पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, ताकि अगर कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया है तो आप मज़ीद उसको क्लियर करें। फिर भी समझ ना आए, आप कमेंट करके पूछें। इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे दस्तयाब हूँ आपके लिए। तो आपकी दुआओं में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।